कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फजान्स रूल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा। ऐसा कुछ है नहीं कि कंसेप्चुअली बहुत डूबा हुआ है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि दिमाग में नहीं जाता है। काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनने की नीड होती है। तो एक्चुअल में जैसे हम लोगों ने कल आयोनिक बॉन्ड वाला जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया, तो हमें एक बात तो पता चल चुकी है जो कि बेसिक आपके छोटे स्टैंडर्ड यानी कि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तब से तुम लोगों को पता थी कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कब है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बनता कब है। आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो तभी होता है जब आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बराबर, आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। जिस स्पीशीज़ ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, मतलब आपके पास जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है वो कैटायन बन जाती है, और जो स्पीशीज़ आप लोगों का इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो स्पीशीज़ अनायन बन जाती है। ये तो हम लोगों को इतना पता ही है। लेकिन आखिर कैटायन और अनायन बनने के बाद क्या होता है। तो कैटायन और अनायन बनने के बाद एक स्पीशीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, एक स्पीशीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और क्योंकि उनके बीच में अपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पे एक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के कैटायन और अनायन के बीच में एग्जिस्ट करता है, FOA एग्जिस्ट करता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आपका आयोनिक बॉन्ड। बट आयोनिक बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता कि कैटायन अनायन के अंदर घुस चुका है, ठीक है, और या फिर अनायन कैटायन के अंदर कुछ घुस रहा है। एक्चुअल में दोनों की दोनों जो स्पीशीज़ है, ये दोनों स्पीशीज़ आइसोलेटेड रहती हैं। ठीक है, ये जो दोनों आयन्स हैं, कौन से वाले, आप लोगों का एक कैटायन और दूसरा कौन है, आप लोगों का अनायन, आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों का एक दूसरे के अंदर कोई ओवरलैपिंग जैसा कोई सीन है ही नहीं कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप वगैरह कुछ कर रहे हैं। दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में अगर कुछ होता है तो वो होता है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब अगर किसी को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद Na+ बन गया और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो Cl नेगेटिव बन गया, और अब आपका वही Na+ और आपका अब वही Cl नेगेटिव एक दूसरे के अंदर चिपक गए, मर्ज हो गए, तो ऐसा नहीं होता। बराबर है, ऐसा नहीं होता। जो Na पॉजिटिव है और जो Cl नेगेटिव है वो दोनों आइसोलेटेड इलेक्ट्रिशियस आयन होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता। ठीक है, ऐसा हमको लगता है। बराबर, हमने अभी तक बचपन से लेके अभी तक कल की क्लास में जितनी भी पढ़ाई की उसके हिसाब से हमें यही लगता है। लेकिन क्या ये रियलिटी है? ऑब्वियसली नॉट, ये आप लोगों की रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी में फिर चीज़ें किस तरीके से होती हैं, रियलिटी क्या है, वो सारा हमको पार्ट समझना है। तो रियलिटी में आप लोगों के आयोनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक है, बट इन रियलिटी पॉइंट नंबर 3 इज़ नॉट ट्रू। बराबर, नो इलेक्ट्रॉन इज शेयर, ये एक गलत बात है। आपके एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। बराबर, आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। तो कैसे होते हैं, पहला तो दिमाग यही सन्ना जाएगा कि हमने जो छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ाई करके रखी क्या वो मतलब गलत है। तो देखो, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। इवन तुम अभी जो पढ़ाई करोगे केमिकल बॉन्डिंग में और टॉपिक्स पढ़ोगे अभी आगे जाकर, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो पढ़ रहे हो वो सारे टॉपिक आप कंप्लीट पढ़ रहे हो। जब आप फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर में पता चलेगा कि आपने जो 11th स्टैंडर्ड तक पढ़कर आए थे वो इनकम्प्लीट है। अभी तो देखो यार, और आगे चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। सो हम जो ये चीज़ें भी पढ़ रहे हैं ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो वैसे अब आगे हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो होता क्या है, तो उसको जानने से पहले कि रियलिटी में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमको जाननी है। दैट सिंपल सी चीज़ इज़ नोन एज डेंसिटी। राइट, डेंसिटी ये जो वर्ड है आपने कहीं जगह यूज़ किया होगा, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है, और भी हम बहुत सारी चीज़ों के टर्म्स में डेंसिटी यूज़ करते हैं। तो डेंसिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी होती क्या है ये डेंसिटी नामक चीज़।
तो सबसे पहले हमने कोई भी तीन कैटायंस ले लेते हैं। लेट्स इमेजिन आई एम टेकिंग Li, लिथियम पॉजिटिव, हमारे पास है सोडियम पॉजिटिव और उसके बाद है K पॉजिटिव। तीनों में इक्वल अमाउंट का चार्ज है, सभी के पास +1 अमाउंट का क्या है, चार्ज है। लेकिन फ़र्क ये है कि आप लोगों का जो लिथियम है इसका साइज़ मान लेते हैं इतना बड़ा है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप लोगों का जो सोडियम है, सिंस वी नो कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ता है, तो उसका साइज़ लिथियम के कंपेयर में बड़ा तो होगा ही होगा। और जो तुम्हारा पोटेशियम है, पोटेशियम का साइज़ मान लेते हैं कि आप लोगों का जो सोडियम है उससे भी आपका पोटेशियम का साइज़ क्या है, बड़ा है। अच्छा एक मिनट, ये कुछ अलग ही फिगर बन गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोगों का पोटेशियम का जो साइज़ है, मान लेते हैं कि ये आपके सोडियम और क्या लिथियम से भी बड़ा है, और ये इस तरीके से कुछ मैंने बना दिया। अब तुम ये देखो कि तीनों के पास है तो +1 का पॉजिटिव चार्ज, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आपका जो लिथियम है उसमें में +2 है, सोडियम पे +9 दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं, तीनों पे सेम चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इस चीज़ को तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास घर में तुम अकेले सिंगल चाइल्ड हो, और लेट्स इमेजिन कि कोई एक खाने की चीज़ आई है, पेरेंट्स नहीं खा रहे, यूजुअली वो खाते नहीं, अपने बच्चों को ही दे देते हैं, तो ऐसे केस में वो नहीं खा रहे हैं, तो होगा क्या, वो जो भी खाने की चीज़ आई है जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारी फेवरेट है, तुम उसे अकेला खाओगे, तो उसमें तुम्हें किसी भी प्रकार की किसी से भी कोई शेयरिंग करने की नीड नहीं है कि अरे यार ये अपना खाना मुझे शेयर करना पड़ रहा है। बट इफ़ यू आर टू, ठीक है, अगर तुम 2 की संख्या में हो, लेट्स भाई है या फिर हो सकता है बहन है या जो भी है, तो ऐसे में अब वो जो आपका खाने की क्वांटिटी जो है वो उतनी आई है, ठीक है। यू हैव फिक्स मनी, लेट्स से माई पेरेंट्स हैव फिक्स मनी, दे हैव 10 रुपीज़, दे जस्ट बाउट क्या ला सकते हैं 10 रुपये में, लेट्स से दे बाउट चॉकलेट क्रीम बिस्किट। तो मान लेते हैं उस चॉकलेट क्रीम बिस्किट में 6 बिस्किट्स आती हैं, तो अगर मैं घर में सिंगल चाइल्ड हूँ तो 6 की 6 बिस्किट्स मेरी हैं। बट अगर मान लेते हैं घर में 2 बच्चे हैं, बट दे हैव फिक्स मनी, दे, ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए वो एक 10-10 रुपये वाले 2 क्रीम बिस्किट ला रहे हैं, उनके पास अमाउंट ऑफ मनी फिक्स है, दे कैन ओनली ब्रिंग अ सिंगल बिस्किट पैकेट, वो एक ही बिस्किट पैकेट ला सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अब जो पहले 6 के 6 बिस्किट्स मेरे पेट के अंदर जाते थे, अब वो जो आपके 6 बिस्किट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन बीट हम दोनों के, तो 3-3 या फिर हो सकता है अनइक्वल शेयरिंग हो, 5-1, कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि द अदर पर्सन जिसके साथ आप शेयर करना चाह रहे हो वो बेचारा मासूम सा, छोटा सा, भोला सा भाला है, या फिर कोई डॉन टाइप का है जो तुमसे ही छीन के खा जाए, तुम्हें कुछ ना मिले, ठीक है। बट शेयरिंग वहाँ पे अब होना शुरू हो जाएगी। तो सिमिलरली आपके पास 3 एलिमेंट्स के एटम के आयंस ये हुए हैं, कैटायंस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों पे पॉजिटिव यानी कि +1 का चार्ज है, लेकिन लिथियम का साइज़ छोटा है। तो ऐसे केस में क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो पॉजिटिव यानी कि +1 का चार्ज है इस छोटी सी जगह पे ही ऐसा कंसंट्रेटेड होकर पड़ा हुआ रहेगा, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज का इफ़ेक्ट होगा वो इफ़ेक्ट आपको उस छोटे से जगह पे रहेगा वो। लेकिन अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास सोडियम प्लस है, तो वही पॉजिटिव चार्ज अब आपका क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा दूर दूर, यानी कि एक जगह क्राउडेड नहीं रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज, डेंस नहीं रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज अब ज़्यादा एरिया मिलने की वजह से इस तरीके से दूर दूर क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो क्राउडनेस है वो क्या हो जाएगी, कम। और इन केस ऑफ पोटेशियम जो कि साइज़ में सोडियम के कंपेयर में भी बहुत बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज उतना ही है जितनी क्वांटिटी में लिथियम के पास था उतना ही है, लेकिन अब क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज अब फैल गया, यानी कि अब ये क्या हो गया है, दूर दूर हो गए हैं। पॉजिटिव चार्ज जो पहले एक जगह झुंड बना के थे, क्राउडेड थे, अब ये लोग कैसे हो गए, अब आपस में दूर दूर हो चुके हैं एकदम, ठीक है, कॉम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसा रहता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, या फिर कह सकते हो काफ़ी डेंस होता है, या फिर कह सकते हो क्राउडेड होता है, या फिर ये कह सकते हो कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन जैसे जैसे आप साइज़ बढ़ाते जाते हो पॉजिटिव चार्ज उस पर्टिकुलर एरिया में फैलने लगता है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस पर्टिकुलर एरिया में फैलने लगता है तो फैलने की वजह से क्या होने लगता है कि उसकी जो वैल्यू होती है
क्या उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पॉजिटिव +1 है, अभी भी +1 है, लेकिन उसकी जो ताकत होती है, उसकी जो पावर होती है, वो उसकी पावर क्या होने लगती है? डिक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की जो पावर होती है, पावर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होने लगती है आप लोगों की? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आप बड़े एटम्स या बड़े आयंस की तरफ अगर आप मूव करते हो। अब किसी को डाउट आएगा कि पावर कैसे कम हो जाती है, तो उसको एक डे टू डे लाइफ से समझते हैं। तुम्हारे पास एक ग्लास पानी है, ऐसे आप लोगों के 2 ग्लासेस आपके पास हैं। इन दोनों ग्लासेस में हम लोगों ने लेट्स इमेजिन 50 ml तक का पानी भरकर रखा है। अब होगा कैसा कि मैंने आपके पहले ग्लास में सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है, और जो मेरे पास दूसरा ग्लास है जिसके अंदर पानी की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम एग्जैक्टली 50 ml है, उसके अंदर मैंने इस तरीके से मान लेते हैं कितने चम्मच नमक डाल दिया? 4 चम्मच नमक डाल दिया। अब क्या होगा? मैं पूछूंगी कौन ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है पीने में, तो तुम क्या मुझे ये जवाब दोगे? नहीं मैडम, दोनों ग्लास तो देखो सेम ही है, देखो दोनों में पानी तो सेम ही है, तो दोनों की सॉल्टीनेस भी सेम ही होनी चाहिए। तुम्हें कोई भी एक थप्पड़ लगाएगा, बोलेगा अरे गधे, ध्यान से देख, एक में 4 चम्मच नमक है, तो ऑब्वियसली जिसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है उसके अंदर क्या होगा? सॉल्टनेस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं मैंने 1 चम्मच नमक डाला है आप लोगों के किसमें अंदर में? आप लोगों के 50 ml के पानी में। और मान लीजिए वही 1 चम्मच नमक अब मैं डालती हूँ किसमें? आप लोगों के आपके 500 ml के पानी में। तो क्या अब भी दोनों की सॉल्टीनेस इक्वल होगी? क्योंकि अब मेरे पास नमक के स्पून्स जो मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो दोनों में सेम है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी अभी तो मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में कहा कि नहीं, जब जिसमें ज़्यादा नमक है वो ज़्यादा सॉल्टी है, जिसमें कम नमक है वो कम सॉल्टी है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्पून है तो फिर दोनों की सॉल्टनेस भी इक्वल होनी चाहिए। क्या ये बात ट्रू है? नहीं, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किसको वैरी करवा दिया है? इस बार हम लोगों ने वैरी करवा दिया है आप लोगों के वाटर को। अब वहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी है फर्स्ट केस में वो मात्र 50 ml है, और जो सेकंड कंटेनर है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितने ml हो चुकी है? आप लोगों के 500 ml हो चुकी है। समझ में आ रही है कितनी बात हो गई है? 500 ml हो चुकी है। तो ऐसे में क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी ये बताती है, ये आपको ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि जिसमें पानी ज़्यादा है और नमक उतना ही है, लेकिन नमक उतना ही है, बस पानी हमने ज़्यादा कर दिया है। तो ऑब्वियसली कि पानी के ज़्यादा होने की वजह से जो सॉल्टीनेस है वो सॉल्टीनेस भी क्या हो चुकी है? उसकी डिक्रीज हो चुकी है। तो इससे क्या बात दिमाग में समझ में आती है कि इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, ठीक है, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हो और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करो या फिर आप एरिया को इंक्रीज़ करो, जो भी बात है आपकी, तो ऐसे केस में जो क्वांटिटी हम डाल रहे हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अभी मान लेते हैं तुमने 1 चम्मच नमक चाहे 50 ml पानी में डालो या चाहे 500 ml पानी में डालो, दोनों का वेट, दोनों का डेंसिटी, वो सब तो पैरामीटर्स फिक्स ही रहेंगे। तो जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। चेंज के आगे मैं क्रॉस मार देती हूँ, लेकिन उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो पावर होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, वो स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी आप लोगों ने क्या किया है? एक कलर का लाए हो, कलर तुम्हारे एक दोस्त ने एक बार थोड़ा पानी लिया, बाल्टी भर पानी लिया, मिक्स किया, कलर का बहुत ही डार्क कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और ऐसे में जब वो किसी पे डालेगा क्या तो होगा? पर्टिकुलर पर्सन कलर रेड कलर, ब्लैक कलर अच्छे से डिपॉजिट हो जाएगा, वो कलर जाएगा, वो कलर दिखने लगेगा। लेकिन एक दूसरा कंजूस है, तुम्हारा दोस्त, उसने पूरे ड्रम भर के पानी में वो मात्र में भी कलर ऐसे में, तो ऐसा जो पानी है ब्लू कलर भी शो करेगा, प्रोबेबिलिटी भी कम है। तो जब वो ऐसे केस में आप जब वो पानी आप किसी दोस्त पे डाल रहा होगा तो ब्लू कलर क्या पानी का भी कलर अगर होता तो वो भी नहीं सकता। तो समझ रहे हो कि अगर आप एरिया या वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हो, क्वांटिटी अगर फिक्स कर दो, तो क्वांटिटी के जो पैरामीटर्स रहते हैं, लाइक उसकी डेंसिटी, लाइक उसका वॉल्यूम, मतलब मास और एक्सेट्रा, वो सब चीज नहीं होता, लेकिन जो उसकी ताकत होती है किसी भी चीज को शो करने की, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सो जस्ट लाइक कि मेरे पास ऊपर 3 आयंस थे, तीनों आयंस में इक्वल क्वांटिटी का चार्ज मैंने उनको बांटा था। ऐसा तो मैं कर नहीं रही हूँ कि सोडियम पे +1 दे रही हूँ, पोटेशियम पे +2 दे रही हूँ।
इफ आई एम डूइंग लाइक दैट, तो कंपैरिजन तो फिर अनफेयर हो जाएगा ना। हम लोग फेयर कंपैरिजन कर रहे हैं। सो फेयर कंपैरिजन तभी होगा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करो, इक्वल करो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन जो लिथियम है उसने अपने पूरे पॉजिटिव चार्ज को एक ही तरफ रहने दिया कि आओ जब कोई आएगा मेरे पास तो मैं, हम लोग इकट्ठा हैं, हम लोग क्राउडेड हैं, हम तैयार हैं। और क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के पास ज़्यादा बड़ा साइज था, तो इन्होंने अपने पॉजिटिव चार्ज को बिखेर दिया, जाओ उधर जाओ, लाओ उधर जाओ, लाओ उधर जाओ। इट इज़ लाइक दैट कि तुम्हारे पास एक घर है और तुम्हें अपना एक छोटे से रूम की सेफ्टी करने के लिए 10 इमेजिन करते हैं गार्ड्स दिए गए, और 10 के 10 गार्ड उस छोटे से कमरे के अंदर बैठे हुए हैं कि लाओ कोई आएगा तो फिर हम अटैक करेंगे। लेकिन आपके पास वही 10 गार्ड एक ऐसे इंसान को दे दिए गए जिसके पास 7 या 8 रूम्स है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब वो क्या होंगे, वो गार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कुछ गार्ड्स एक रूम में, कुछ गार्ड दूसरे रूम में, कुछ गार्ड तीसरे रूम में। मान लेते हैं अटैक रूम नंबर 1 में हुआ, तो रूम नंबर 1 में तो एक ही गार्ड होगा उस अटैकर को संभालने के लिए। तो ऐसे में उनकी जो स्ट्रेंथ है, यूनिटी जो है, वो क्या हो गई, टूट गई। तो वही बताना था कि ऐसे में इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब कोई भी चीज़ गिवन एरिया में कितनी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे में तुमने क्या देखा कि चार्ज तो हम सब में फिक्स रख रहे हैं, लेकिन हम लोग साइज को वेरी कर रहे हैं। तो साइज को बड़ा 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 करने से होता क्या है, साइज को बड़ा 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 करने से जो स्ट्रेंथ हो जाती है, वो स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। आपकी जो भी स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ को करने की, बाद में देखेंगे क्या है वो कोई भी चीज़, बट जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ आप लोगों के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना बड़ा साइज होगा उसके पास उतनी ज़्यादा पावर या उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी। और साथ ही साथ में जो आप लोगों का स्ट्रेंथ होता है, ये स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, चार्ज के। क्यों ये ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कैटायन नॉट अनायन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तुम खुद सोचो, आपके पास एक रूम है, मैंने एक रूम में एक गार्ड रखा और दूसरे रूम में एक ही रूम है लेकिन उसमें 2 गार्ड रखे, तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, राइट। तो ऐसे में चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो व्हेन वी combine these two things, we will say that ki strength is proportional to the ratio of charge by size, बराबर is proportional to the ratio of charge by size, and this ratio of charge by size is known as आप लोगों का charge density, बराबर this ratio is known as what, आप लोगों का charge density। एंड दिस स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ होती है, दिस स्ट्रेंथ, इसको हम लोग आगे डिनोट करेंगे एक सिंबल से नोन एज फाई, एंड द मीनिंग ऑफ दैट फाई विल बी देयर पोलराइजिंग पावर, बराबर। ये जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को हम लोग आगे जाकर पोलराइजिंग पावर जैसे शब्दों से क्या करेंगे, बोला करेंगे। और पोलराइजिंग पावर इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, ठीक है। ये किस सिंबल से डिनोट किया था, पोलराइजिंग पावर इज डिनोटेड बाय द सिंबल नोन एज फाई। तो आपका जो फाई है वो क्या होगा, आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज बाय साइज के, बराबर। एंड मतलब ये स्ट्रेंथ को हम पोलराइजिंग पावर कहेंगे। एंड दिस रेशो इज नोन एज चार्ज डेंसिटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक पोटेंशियल, बराबर। इट इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक पोटेंशियल। तो यहाँ से हमने अभी तक जितनी बातचीत की, उस बातचीत से कुछ पॉइंट्स हमारे सामने निकल कर आए, एंड दैट पॉइंट्स आर कि फॉर कैटायन, ठीक है, जो हम लोगों के पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, यानी कि कैटायन, उन कैटायंस के लिए एक टर्म डिफाइन होता है, दैट टर्म इज नोन एज फाई, एंड द वैल्यू ऑफ दैट फाई इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाय आर, ठीक है। जेड मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं है, यहाँ पे जेड का मतलब है आप लोगों को, या फिर सिंपली लिखो क्यू स्क्वायर बाय आर, दिस इज नोन एज चार्ज, ठीक है। एंड आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टर्म है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि आपके पास चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया इज नोन एज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, और दिस फाई इज नोन एज आयोनिक पोटेंशियल, दिस फाई इज नोन एज आयोनिक पोटेंशियल, किसके लिए, कैटायंस के लिए।
बराबर किसके लिए, कैटायंस के लिए। तो इमेजिन करो कैटायन पे एक पॉजिटिव चार्ज है और कैटायन किसी को अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि कैटायन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कैटायन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कैटायन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड कैटायन wants to attract a anion, ठीक है। वो क्या कहा चाहता है कि वो किसी अनायन को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो देन इन दैट केस आपके लिए क्या बेटर होगा, ठीक है। देन इन दैट केस व्हाट विल बी दी बेटर सिचुएशन। तो तुम यही चाहोगे कि काश, ठीक है, आप यही चाहोगे कि काश मेरा जो कैटायन है, काश माई कैटायन शुड बी स्मॉल। ओह डाउट, वाई इट शुड बी स्मॉल, क्योंकि जितना ज़्यादा वो छोटा होगा, साइज छोटे होने से क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए आप चाहोगे कि कैटायन छोटा होना चाहिए। छोटे कैटायंस के अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी होगी क्या करने की, आप लोगों के किसी दूसरे निगेटिव चार्ज को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहोगे कि कैटायन आपका कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा और क्या कमी आप चाहोगे कि कैटायन में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। मतलब इमेजिन यू हैव +1 एंड लेट्स इमेजिन यू हैव +2, तुम किसको चूज करोगे, अट्रैक्ट किसी अनायन को करने के लिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू चूज +2, क्योंकि +2 यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब ज़्यादा ताकत मतलब ज़्यादा आसानी से खींच गए हमने अनायन को। तो कैटायन छोटा होना चाहिए अगर वो किसी निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहता है तो। एंड पॉइंट नंबर 2, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज कैसा रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। तो ये जो दोनों कंडीशंस होती हैं, ये दोनों कंडीशंस अगर कोई कैटायन के अंदर रहेंगी तो वो कैटायन बहुत ही अच्छा क्या कर सकता है, किसी चीज़ को खींचने की एबिलिटी रख सकता है, किसी चीज़ को क्या करने की एबिलिटी रख सकता है, खींचने की एबिलिटी रख सकता है। और केमिस्ट्री की भाषा में जब कोई कैटायन किसी अनायन को इस तरीके से खींचता है, बराबर, केमिस्ट्री की भाषा में जब कोई कैटायन इस तरीके से अनायन को खींचता है तो उसके इस खींचने की हरकत को हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर। यानी कि आप लोगों के पास जो एक टर्म आया है पोलराइजिंग पावर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म पोलराइजिंग पावर, इसका मतलब है पावर ऑफ कैटायन, बराबर। इसका क्या मतलब है, पावर ऑफ कैटायन। क्या करेगा पावर ऑफ कैटायन, टू अट्रैक्ट, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, पूरे के पूरे अनायन को ही अट्रैक्ट कर लेगा क्या, ना बाबा ना, पूरे अनायन को अट्रैक्ट करने की उसके अंदर क्षमता ना है। सिर्फ बाजू में जो अनायन है उसके इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इस चीज को हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर यानी कि माई पीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, आप लोगों के चार्ज पर, चार्ज ऑन कैटायन पे। जितना छोटा कैटायन उसके अट्रैक्ट करने की क्षमता, जितना ज़्यादा कैटायन पे चार्ज उसके अट्रैक्ट करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा। और साथ ही साथ में मेरा ये पीपी यानी कि पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन के। जितना बड़ा कैटायन में लेकर आऊँगी उसकी अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो पहले हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी, वो चीज़ क्या पढ़ी, वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो पढ़ना तो फेजांस रूल था, अभी अब क्या पढ़ा रहे हो। तो फेजांस रूल के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। तो फेजांस रूल में पहला वर्ड हमने क्या सीखा, पोलराइजिंग पावर, पीपी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोलराइजिंग पावर, पीपी, द एबिलिटी ऑफ अ कैटायन। मतलब पोलराइजिंग पावर, ये जो पूरा का पूरा वर्ड है ये डिफाइन ही किसके लिए किया गया है, ये डिफाइन किया गया है आप लोगों के पसंदीदा कैटायन के लिए। एंड इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, किस पे, साइज छोटा होना चाहिए, चार्ज बड़ा होना चाहिए, बात खत्म। अब सोचो कैटायन क्या पूरे के पूरे अनायन को खींच पा रहा है क्या, नो, वो पूरे के पूरे अनायन को नहीं खींच पाता है। होता क्या है कि जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन के पास 2,8,7 ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसमें जो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है, उस आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक्चुअल में कोई भी कैटायन उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को सोचते हैं कि काश ये थोड़े से हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए। मतलब ये लोग कैटायन लोग उन 7 इलेक्ट्रॉन्स पे ताकत लगाते हैं, ना कि इनर इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, ना कि किस पे लगाते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स पे। तो होगा कैसा कि जब इन कैटायन वाले लोगों ने क्या की, अपनी ताकत लगाई उन आयनायंस के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, अपनी तरफ पुश करने के लिए, तो पुश करने मतलब पुल करने के लिए, तो होगा क्या कि थोड़ा थोड़ा अनायन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ भेजने लगेगा, बराबर। थोड़ा थोड़ा अनायन अपने आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अनायन की तरफ भेजने लगेगा। क्यों भेजने लगेगा? क्योंकि आप लोगों का जो कैटायन है उसने फोर्स लगाया है, बराबर। किसने क्या लगाया है? फोर्स लगाया। तो फोर्स की वजह से अनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली कैटायन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन हो रही है या फिर जो ये आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अनायन के जो जा रहे हैं किसकी तरफ? कैटायन की तरफ। इसी फिनोमेना को, इसी चीज को हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। यानी कि पोलराइजेबिलिटी ये जो वर्ड होता है ये किसके लिए डिफाइन होता है? ये वर्ड डिफाइन होता है अनायंस के लिए। मतलब पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से किसी भी अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होने लगा है, आप लोगों का गेट शिफ्टेड टूवर्ड्स आप लोगों का कैटायन। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। यानी कि कितनी आसानी से, ध्यान रखना, पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है? कितनी आसानी से आपका अनायन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, जो वहाँ पे निगेटिव फील्ड है, वो निगेटिव फील्ड पॉजिटिव फील्ड के प्रति कितनी अट्रैक्ट हो गई। दैट अट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट? पोलराइजेबिलिटी। तो तुम सोचो, कैटायन तो पूरी ताकत लगा ही रहा है। किस काम के लिए ताकत लगा रहा है? ताकि अनायन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दे। अब मान लेते हैं तुम एक पर्टिकुलर जगह पे गए, अपन मेंशन नहीं करेंगे नाम, उस पर्टिकुलर जगह पर तुम्हें अपना कोई एक सर्टेन काम कराना है। तुम्हें पता है कि वो पर्टिकुलर जगह पे काम वाम कुछ होता नहीं है, राइट। प्राइवेट जगहों की जैसी थोड़ी ना है, प्राइवेट लोगों को काम करना ही पड़ता है, नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। बट कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे काम नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट प्लेसेस। तो क्या होता है, आजकल तो काफ़ी रिड्यूस हो गया बट फिर भी होता है, वी गिव देम रिश्वत, राइट। तुम्हारे सामने एक इंसान बैठा है, यू गिव देम रिश्वत कि तुम ये रिश्वत लो और मेरा ये काम कर दो। अब मान लेते हैं जिस इंसान को तुम रिश्वत दे रहे हो वो चाहता है कि कोई उसको रिश्वत दे, तो वो बहुत ही ईजीली तुमसे तुम्हारे पैसे लेगा और मर्जी से तुम्हारा काम भी कर देगा। लेकिन अगर मान लेते तुम्हारे सामने कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जो बहुत ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाला है, एथिक्स को मानता है, तो ऐसे इंसान को अगर तुम रिश्वत देने की कोशिश करोगे तो क्या वो ईजीली तुम्हारी तरफ बेंड होगा? नहीं होगा, मानेगा ही नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा। तो कैटायन तो रिश्वत दे रहा है कि लो अनायन रिश्वत लो, लेकिन अनायन रिश्वत लेना चाहता है कि नहीं चाहता, ये तो अनायन पे भी डिपेंड करता है ना। यानी कि अनायन कैटायन के तरफ अट्रैक्ट होना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, इसमें अनायन की भी तो मर्जी है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब अनायन अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर अनायन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे? तो देखो, इमेजिन करो अनायन का साइज बहुत 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 बड़ा है। तो बड़े साइज होने की वजह से, लास्ट चैप्टर में ही हम पढ़कर आए हैं, बड़े साइज के होने की वजह से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है, और वो दिक्कत ये होती है कि आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर प्रॉपर फोर्स नहीं मिल पाता, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले लोगों को प्रॉपर फोर्स नहीं मिल पाता। बेचारे वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले लोग हैं उनको अच्छा ताकत वाला फोर्स नहीं मिलता, उनको थोड़ा थोड़ा फोर्स मिलता है। तो जब भी एक अनायन का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आ रहा होगा, जो जेड इफेक्टिव आ रहा होगा, वो जेड इफेक्टिव कम होगा, जिसकी वजह से जब भी कोई, मतलब उसकी क्या कहते हैं, हिंदी वर्ड है एक, जाने दो अभी याद नहीं आ रहा है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही कम होगी और आसानी से वो रिश्वत ले लेगा।
तो जब एक अनायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम लगता है, तो कम फोर्स लगने की वजह से वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बहुत ही लूजली हेल्ड होता है। तो जब वो देखते हैं कि कैटायन फोर्स दे रहा है, क्योंकि है भी तो वो फोर्स के भूखे, तो वो देखते हैं कि अरे वाह कैटायन फोर्स दे रहा है, तो चलो हम कैटायन की तरफ चल पड़े, ऐसा वो हरकत मारते हैं। तो इनडायरेक्टली इससे क्या समझ में आएगा कि कोई भी अनायन, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक अनायन है और अगर उस अनायन का साइज लार्ज है, तो लार्ज साइज होने की वजह से उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या फिर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ही लूजली हेल्ड होगा, या फिर आप ये कह सकते हो दे एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम फील करेंगे तो वो ईजीली क्या हो जाएंगे, आप लोगों का शिफ्ट होने लगेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड कैटायन। क्यों वो कैटायन की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे ईजीली, क्योंकि बिकॉज कैटायन इज गिविंग दैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके खुद के अनायन के न्यूक्लियस ने देना चाहिए था, वो प्यार उसको नहीं दे रहा, तो कौन दे रहा है, कैटायन दे रहा है। तो चला न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके तरफ, कैटायन के तरफ, बिकॉज कैटायन इज गिविंग दैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो चले। तो इसी चलने को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो आप भेजे में बात तो आ ही गई होगी कि ये पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा कब होगी, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी मतलब मूवमेंट। तो ये जो आपकी पोलराइजेबिलिटी है इसको मैं सिर्फ पी लिख रही हूँ, कोई ये शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है, जैसे लैटिस एनर्जी को एल लिखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को ई लिखते हैं, ये सब आपको बुक्स में भी लिखे हुए मिलेंगे, बट पी पोलराइजेबिलिटी ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है। तुम लगे तो अपनी नोट्स कॉपी में पूरी स्पेलिंग लिखना। तो ये जो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा कब होगी, व्हेन विल बी दिस पोलराइजेबिलिटी हाई, व्हेन द साइज ऑफ अनायन इज हाई, बराबर। ये पोलराइजेबिलिटी हाई तभी होगी जब साइज ऑफ अनायन क्या होगा, आप लोगों का हाई होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा पाएंगे। सो देयरफॉर आप लोगों की जो ये टर्म होता है पोलराइजेबिलिटी, ये पोलराइजेबिलिटी वाला टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, अनायन के साइज पर। याद करना पिछले केस में पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किस चीज़ के, कैटायन के साइज पर। और इस बार आप लोगों का जो पोलराइजेबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ पर, आप लोगों के अनायन के साइज पर, ठीक है। जितना बड़ा आप लोगों का अनायन होगा उतना आसानी से क्या हो जाएगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एक कैटायन और अनायन आजू बाजू रहते हैं, तो आजू बाजू रहने पर ऐसा नहीं होता कि कैटायन बोलेगा कि मैं अपना अपना, अनायन बोलेगा मैं अपना अपना, आइसोलेटेड नहीं होते हैं वो लोग। हमने जो कल थ्योरी पढ़ी, हमारी कल की थ्योरी के अनुसार क्या एक आयोनिक बॉन्ड के जब बनता है तो उस आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कैटायन और अनायन कंप्लीटली एक दूसरे से कैसे रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। बट रियलिटी में आइसोलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो लोग कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं रहते, याद रखना, ठीक है। जो कैटायंस और जो अनायंस आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, कैटायंस एंड अनायंस, ठीक है, दैट आर फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड, जो क्या बना रहे हैं, आप लोगों का आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, मैं या फिर कह सकते हैं आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। तो आयोनिक कंपाउंड बनाने वाले कैटायंस और वो अनायंस आर नॉट आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड नहीं है। कल की थ्योरी के हिसाब से वो आइसोलेटेड थे, बट अभी के हिसाब से वो आइसोलेटेड नहीं है। जो कैटायन है वो ताकत लगाता है, ठीक है, किस पे, अनायन पे, और अनायन उस ताकत को देखकर क्या हो जाता है, आप लोगों के कैटायन की तरफ मूव हो जाता है। तो कैटायन का फिनोमेना कौन सा रहा, पोलराइजिंग पावर। अनायन का फिनोमेना क्या रहा, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये आपके पिद्दी से कैटायन ने, ठीक है, क्या किया, इस बड़े से अनायन पे फोर्स लगाया। लास्ट क्लास के हिसाब से दोनों पे फोर्स तो लगता था, उसी फोर्स को हम आयोनिक बॉन्ड कहते थे, बट यहाँ पे कैटायन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में वाला फोर्स लगा रहा है। तो होगा क्या, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर एक स्पिरिकल आपके पास क्या होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए, और आपके पास एक स्पेरिकल अनायन होना चाहिए। बट जब बात रियलिटी की आती है तो रियलिटी में ये जो शैतान छोटा सा कैटायन है ये आपके अनायन को स्पेरिकल नहीं रहने देता।
ठीक है, ये आपके अनायन को स्पेरिकल नहीं रहने देता। इसके आजू बाजू का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेट्स से इसके आजू बाजू में ये स्पेरिकल शेप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इसके स्पेरिकल शेप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। और जब ये स्पेरिकल शेप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनायन यानी कि आपके कैटायन की तरह शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी शेप स्पेरिकल ना रहकर कुछ इस तरीके से हो जाती है, ओवल शेप हो जाती है। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो शेप है, जो स्पेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए था, स्पेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना होकर क्या हो जाता है, आप लोगों का कुछ इस प्रकार से शेप चेंज कर लेता है। तो जो ये चेंज इन शेप हुआ, ये जो शेप बदल गई, किसकी शेप बदल गई, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेप बदल गई। इस चेंज इन शेप वाले को हम लोग एक वर्ड कहते हैं नोन एज डिस्टॉर्शन। क्या कहते हैं इसको, डिस्टॉर्शन, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से कहलाते हैं, इसको कहलाते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो हम ये कहेंगे कि अनायन की पोलराइजेशन हो गई, किसने की, कैटायन ने की। सो व्हाट इज डिस्टॉर्शन, व्हाट इज डिफॉर्मेशन और व्हाट इज पोलराइजेशन? So distortion, polarization, deformation is defined as the phenomena in which the shape of the electron cloud changes in anion due to the force of attraction he or she, जो भी उसका जेंडर होगा, felt due to cation। तो ये अभी चेंज इन शेप हो गया और इस कैटायन ने क्या किया, एग्जर्ट किया। क्या एग्जर्ट किया, फोर्स एग्जर्ट किया, किस पर, ऑन अनायन पर। तो ये जो फोर्स एग्जर्ट करता है, दिस एग्जर्टेड फोर्स इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। और उसके बाद ये जो तुम्हारा महान अनायन है, इस अनायन ने क्या किया, अपना शिफ्ट करवा लिया। अनायन के जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अनायंस शिफ्टेड, और जो ये शिफ्टिंग वाला फिनोमेना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो टोटल चीज़ें क्या हुई, कैटायन ने शो किया पोलराइजिंग पावर, अनायन ने शो किया पोलराइजेबिलिटी, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का पोलराइजेशन। क्या इस पोलराइजेशन से कुछ हुआ, क्या इस पोलराइजेशन से कुछ हुआ? तो हाँ, इस पोलराइजेशन से ये हुआ कि तुम इस रीजन पे फोकस करो, फोकस ऑन दिस रीजन। व्हेन यू फोकस ऑन दिस रीजन यू विल फाइंड आउट कि इस जगह पर कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि कैटायंस के पास इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बाकी तो नहीं करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके, कैटायन के, एंड इलेक्ट्रॉन्स किसके, अनायन के भी आपस में क्या होने लगे, कुछ हद तक पार्शियल आपस में मिक्स हो चुके हैं, या फिर पार्शियली आपस में क्या हो चुके हैं, शेयर हो चुके हैं इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर। और इसी पार्शियल शेयरिंग की वजह से उस बेचारे को आयोनिक बॉन्ड के अंदर में एक थोड़ा सा प्यारा सा पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर का जन्म हो जाता है। यानी कि इस तरीके से कोवैलेंट कैरेक्टर पैदा हुआ एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर। यानी कि कभी भी कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो कि मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, आप लोगों को वो कभी भी आयोनिक 100% ना मिलेगा। क्यों ना मिलेगा 100%? क्योंकि हर आयोनिक कंपाउंड में एक कैटायन होगा, हर आयोनिक कंपाउंड में एक अनायन होगा, और हर कैटायन हर अनायन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या हो जाएगा, आप लोगों का शिफ्ट हो जाएगा। किसकी तरह शिफ्ट हो जाएगा, आप लोगों के अनायन की तरह शिफ्ट हो, सॉरी कैटायन की तरह शिफ्ट हो जाएगा। और उस पर्टिकुलर एरिया में कैटायन और अनायन के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लगी, और उसी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से उसे क्या कहते हैं, हम कोवैलेंट कैरेक्टर कहते हैं। हल क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर का तो मतलब यही होता है ना, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन शेयर होने लगे, बराबर, इलेक्ट्रॉन आप लोगों के क्या होने लगे, शेयर होने लगे। तो बस ये हो गया कोवैलेंट कैरेक्टर, बराबर। तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर में पैदा होता है, आता है। आना नहीं चाहिए बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, करना तो पड़ेगा, आ तो गया है। तो अभी इसकी वजह से जो जो प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड शो करता था, या उसको जो शो करनी चाहिए थी,
मतलब यूजुअली आयोनिक कंपाउंड क्या करते थे, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते थे, तो थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर उसके अंदर आ गया, तो अब वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी, जितनी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए अब उतना हाई नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पूरे प्रवचन को हम लोग आप लोगों का फेजान्स रूल के नाम से जानते हैं। तुम्हें लगेगा कि अरे आपने इतना पढ़ा दिया, जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो कहाँ है, फेजान्स रूल कहाँ है। इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम फेजान्स रूल कहते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे फेजान्स, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो पोलराइजेशन थी, ये पोलराइजेशन का मतलब क्या, चेंज इन शेप। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब क्या, चेंज इन शेप। तो अकॉर्डिंग टू फेजान्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेजान्स ये चेंज इन शेप ज़्यादा कब होगी, अपनी दिमाग खुद लगाओ, खुद सोचो वीडियो को पॉज करके कि चेंज इन शेप ज़्यादा कब होगी। ठीक है, चेंज इन शेप विल इंक्रीज व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय कैटायन इंक्रीजेस, जब कैटायन बहुत ताकत से खींच रहा है। ठीक है, व्हेन PP इज हाई, ठीक है, जब पोलराइजिंग पावर हाई होगी। और पोलराइजिंग पावर हाई कब होती है, जब कैटायन छोटा होता है। ठीक है, कैटायन का जो साइज होता है वो छोटा होता है और उसके ऊपर का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। या फिर तब ये चेंज इन शेप ज़्यादा होगी जब पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। और पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा कब होती है, जब आप लोगों का जो अनायन होता है उस अनायन का साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि कभी भी आप लोगों की चेंज इन शेप ज़्यादा हुई, जो चेंज इन शेप ज़्यादा हुई मतलब क्लाउड ज़्यादा शिफ्ट हुए। ठीक है, क्लाउड की जो शिफ्टिंग है, क्लाउड की शिफ्टिंग कैसी हो गई, आप लोगों की मोर है। और क्योंकि क्लाउड की शिफ्टिंग मोर है यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर यानी कि CC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर में ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर तब पैदा होगा जब आपका कैटायन का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। बराबर, ठीक है, उसके अंदर में कोवैलेंट कैरेक्टर तब ज़्यादा पैदा होगा जब चार्ज, किसका चार्ज, आप लोगों के कैटायन का चार्ज ज़्यादा होगा। उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर तब ज़्यादा होगा जब अनायन का जो साइज है, अनायन का साइज वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो whenever you say Fajans rule, so Fajans rule simply means the covalent character is high when cation is small, when anion is big and when charge on cation is also big, बड़ा है। बस दिस इज नोन एज फेजान्स रूल, खत्म। यही था आप लोगों का फेजान्स रूल। तो सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है। कई बार पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर की जगह आयोनिक कैरेक्टर पूछ लिया है, तो उसमें अपना दिमाग मत खराब करना। जस्ट लाइक जैसे तो हमने जब ये नेक्स्ट चैप्टर, 1 मिनट, ठीक है, जब आप लोगों ने ये जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैंने यही कहा था, कभी भी मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को लेकर या एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर जो हम आगे पढ़ेंगे, कभी कंफ्यूज मत होना। किसी एक के पैटर्न को याद करो। अगर मेटालिक के कैरेक्टरों के पैटर्न को रटे हो तो नॉन मेटालिक का जो पैटर्न है वो मेटालिक का जस्ट रिवर्स होगा। तो अगर तुमने कोवैलेंट का पैटर्न रट लिया है तो जो आयोनिक का पैटर्न होगा वो जस्ट कोवैलेंट के क्या होगा, रिवर्स होगा। खत्म हो गई हमारी बात, ठीक है। तो तुम्हें इतने प्रवचन में से ये प्रवचन याद रखना है अच्छे से। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को टॉपिक में किस तरीके से कमांड हासिल करनी है। आज के फेजान्स के एप्लीकेशंस हम कल देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल टॉपिक ये देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, कैसे भी पढ़ो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन से फैक्टर्स पोलराइजेशन को, डिफॉर्मेशन को, डिस्टॉर्शन को इफेक्ट करते हैं, राइट। चलो तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चंस में। बहुत ही सिंपल सा पहले लेते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को ग्रुप 2 के क्लोराइड्स दिए हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में कौन कौन आता है, MgCl2, बेरिलियम आता है, BeCl2, CaCl2, उसके बाद BaCl2, स्ट्रॉन्शियम में SrCl2। एक GK फैक्ट जो तुम लोग आगे जब एस ब्लॉक की तुम्हें शीट शेयर की जाएगी ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो तुम्हें उस वक्त ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से रटनी है, ठीक है। कि ये है कि बेरिलियम नामक जो प्राणी है,
बेरिलियम नामक प्राणी भले ही ग्रुप 2 में आता है बट उसको हम अल्कलीन अर्थ मेटल नहीं कहते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बेरिलियम के अंदर में एज कंपेयर टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर्स वो वैसी प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता है, देयरफॉर मतलब उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। बाकी एस ब्लॉक के लिए आएगा, फिलहाल इतनी जीके फैक्ट याद रखो। तुम्हें इसे अरेंज करना है, किसके बेसिस पे अरेंज करना है? आयोनिक कैरेक्टर के बेसिस पर। तुम्हारे को कोई फार्मूला नहीं पता लास्ट चैप्टर में, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया है आयोनिक परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का, बट यू डोंट नो फार्मूला, नीदर यू हैव टू मच टाइम, ठीक है, कि तुम पांचों स्पीशीज के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अंडर रूट में पुट करोगे, वेदर कैलकुलेशंस करोगे और निकालोगे। यू डोंट हैव लार्ज टाइम या टू मच टाइम। तो अब क्या करें? बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये देखो कि क्या चीज़ फिक्स की गई है। तो तुम पांचों के पांचों एग्जाम्पल में ये पाओगे कि क्लोरीन को फिक्स कर दिया गया है। तो जो चीज़ फिक्स है उसके बारे में सोचना ही मत, जो चीज़ वेरी कर रही है उसके बारे में सोचो। वेरी क्या कर रहा है? MgCl2 में Mg इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Mg2+, बेरिलियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Be2+, क्योंकि ग्रुप के लोग हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर में जो उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो तो सेम ही होने वाली है, ठीक है। तो ये उनकी चार्जेस भी फिक्स हैं। तो हमें हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड करता था? साइज ऑफ अनायन इज फिक्स्ड, सो नो नीड ऑफ कंपेयरिंग द साइज ऑफ अनायन एंड ऑल। किस बात पे डिपेंड करता था? चार्ज ऑन कैटायन, बट चार्ज ऑन कैटायन इज ऑल्सो सेम, so no need of comparing charge on cation. The only factor which is remaining is size of cation, right? क्योंकि charge of cation and size of anion is fixed, therefore we will compare कि covalent character Cc inversely proportional है size of cation के बराबर। तो अब तुम बताओ इसमें जो जितना छोटा cation होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, उसके कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में पाया जाने वाला है? BeCl2 में। और इस तरीके से उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? घटने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे आयोनिक कैरेक्टर पूछा था, कोवैलेंट कैरेक्टर तो पूछा ही नहीं था। तो मैं हमेशा क्वेश्चन को कोवैलेंट कैरेक्टर के अनुसार करती हूँ और बाद में ऑर्डर को आप रिवर्स कर दो। तो जब तुम ऑर्डर को रिवर्स करोगे तो इस तरीके से आपका एक्चुअल ऑर्डर बन जाएगा किसके लिए? आयोनिक कैरेक्टर के लिए। खत्म, ये है हम लोगों का ऑर्डर, ठीक है। वन इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक यू हैव LiI, लाइक यू हैव LiCl, लाइक यू हैव LiBr, हाँ, और LiF। अब यहाँ पे क्या चीज़ फिक्स्ड है? यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन फिक्स है, मतलब कैटायन तो देखो सभी में सेम है, इसके पास भी लिथियम, इसके पास भी लिथियम, इसके पास भी लिथियम, इसके पास भी लिथियम। सो नो नीड ऑफ कंपेयरिंग द साइज ऑफ कैटायन। और ये भी हमको, अच्छा कैटायन को भूल जाओ। जब कैटायन को ही भूल रहे हो तो कैटायन के चार्ज को लेकर क्या करोगे? क्योंकि इधर पे भी लिथियम +1 ही रहेगा, इधर में भी लिथियम +1 रहेगा, इधर में भी लिथियम +1 रहेगा, इधर में भी लिथियम +1 रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज ऑन कैटायन भी आप लोगों का क्या है? फिक्स है। फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या बच गया? नेक्स्ट फैक्टर इज अनायन, बिकॉज अनायन इज डिफरेंट। I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव। अनायन को लेकर कोवैलेंट कैरेक्टर का क्या रूल है कि जितना ज़्यादा अनायन का साइज होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो अमंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसका साइज बड़ा होता है? लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं तो पता होना चाहिए, आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है। तो किसका अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा? आयोडीन वाले कंपाउंड के अंदर में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। बट मुझे कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं चाहिए, लेट्स इमेजिन मैंने तुमसे मांगा आयोनिक कैरेक्टर। तो इसी ऑर्डर को अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो जो ऑर्डर तैयार होगा उस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सिंपल सा प्यारा सा सवाल समाप्त होता है। अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन है, ये ऐसे भी क्रिएट किया जा सकता है कि तुम्हें लिथियम फ्लोराइड दिया है, तुम्हें BF3 दिया है, तुम्हें CF4 दिया है, तुम्हें BeF2 दिया है।
तो अभी यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे अनायन तो फिक्स है क्योंकि फ्लोरीन सबके पास है। अब यहाँ पे कैटायन वेरी हो रहा है। पहली बार में जो कैटायन है वो Li पॉजिटिव है, बोरॉन B3+ है, कार्बन C4+ है और Be2+ है। मतलब कैटायन भी वेरी हो रहे हैं और साथ ही साथ में कैटायन के ऊपर के चार्ज भी वेरी हो रहे हैं। ठीक है, ये एक ही पीरियड के हैं ना, ये सबके सब कौन से पीरियड के हैं? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो अभी तुमको कभी ना कभी किसी प्रीवियस क्लासेस में ये ज़रूर बताया गया होगा मेरे द्वारा ही कि जब आप लोगों के पास साइज भी वेरी कर रहा है, मतलब देखो ना, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, बेरिलियम, इन चारों के साइजेस भी अलग होंगे क्योंकि पीरियड में जा रहे हैं और इनके चार्जेस भी वेरी कर रहे हैं। तो जब आप पीरियड में मूवमेंट करते हो तो पीरियड में मूवमेंट करते वक्त आपको हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है? बताओ। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है चार्ज को। अभी अभी लास्ट क्लास में जब हमने सॉल्वेशन और आई थिंक लैटिस एनर्जी पढ़ी थी तब भी मैंने बताया था इम्पॉर्टेंस किसको देनी है? इम्पॉर्टेंस साइज वाले फैक्टर को नहीं देनी है, इम्पॉर्टेंस देनी है किसको? आप लोगों के चार्ज वाले फैक्टर को। चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, यानी कि आंसर चार्ज वाले फैक्टर के हिसाब से निकाले जाएंगे। तो चार्ज वाले फैक्टर का रूल क्या है कि कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के? चार्ज ऑन कैटायन पर। तो देख लो किस केस में कैटायन पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, बेरिलियम के केस में कि कार्बन के केस में? कार्बन वाले केस में। तो CF4 के अंदर सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। उससे कम किस में होगा? BF3 में होगा। उससे कम किस में होगा? BeF2 में होगा। और सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा? लिथियम के अंदर होगा। ठीक है, तो जब भी आप पीरियड में मूवमेंट करो, पीरियड में चार्ज भी वेरी करता है, पीरियड में साइज भी वेरी करता है, बट इंपॉर्टेंस किसको देंगे? चार्ज को इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों हम लोग चार्ज को इंपॉर्टेंस देंगे? क्योंकि चार्ज जब आप एक एटम से दूसरे एटम में जाते हो तो +1 से वेरी करता है। ठीक है, और साइज बहुत 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 कम पॉइंट से वेरी करता है। तो इसीलिए चार्ज वाला फैक्टर क्योंकि ज़्यादा अमाउंट पे वेरी कर रहा है तो वो डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू व्हाट? आप लोगों का साइज वाला, सॉरी हाँ, साइज वाला फैक्टर। ठीक है, इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो बहुत इजी है तो तुम बना ही लोगे। लेट्स से तुम्हें ये दिया हुआ है Na3N और उसके बाद दिया है NaF और उसके बाद दिया है Na2O। ठीक है, अगेन इसको तुम्हें अरेंज करना है परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर। ठीक है, तो कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो सबके पास सेम कैटायन है, सोडियम। सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट सोडियम। अनायन देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पावर कितनी होती है? 3 नेगेटिव। इतना सब कुछ पता होना चाहिए। फ्लोरीन की पावर कितनी होती है? -1। ऑक्सीजन की पावर कितनी होती है? -2। ये इस प्रकार से। ठीक है, अभी अभी पता चला था ऊपर के एग्जाम्पल में कि जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में आप लोगों का कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है? चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से वो चार्ज कौन सा? कैटायन का चार्ज। ठीक है, वो चार्ज कौन सा था? वो चार्ज कैटायन का चार्ज। अनायन के चार्ज को लेकर तो मैंने चार्ज रूल ही नहीं बनाया, मैं तो रूल नहीं बनाया, मैं तो रूल अभी बना लेते हैं। अनायन क्या होना चाहिए? अनायन शिफ्ट होना चाहिए। अनायन आसानी से कब शिफ्ट होगा? जब अनायन बड़ा। सिंपल है। तो अभी आप लोगों के पास N3 निगेटिव है, आपके पास F निगेटिव है, आपके पास O2 निगेटिव है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि -3 है। -3 का मतलब ये नहीं होगा कि माइनस कर दो 7 में से, उसमें बल्कि ऐड करना होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं 10। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, एक आया यानी कि 10। 8 + 2 यानी कि 10। समझ रहे हो? तो ये सबके सब कैसी स्पीशीज हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, बराबर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है? अभी लास्ट चैप्टर पढ़े हो तो जिसपे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसपे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है
उसका साइज उतना ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसको साइज के हिसाब से अरेंज करूँ तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, N3 नेगेटिव का, फिर O2 नेगेटिव का, और उसके बाद F नेगेटिव का। थर्ड चैप्टर के बेसिस पे बोल रही हूँ मैं। और अभी अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी ऊपर ऊपर, कि परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, साइज ऑफ अनायन के। यानी कि जिस अनायन का साइज जितना 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 बड़ा है उसके अंदर परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना 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 बड़ा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज साइज इसका है, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर Na3N में रहेगा, उससे कम Na2O में रहेगा, और सबसे कम NaF में रहेगा। तो इवन जिस रूल को मैंने ऊपर मिस कर दिया था, इस रूल में एक और रूल डाल देते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन अनायन के, बराबर। बट स्पीशीज शुड बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वहाँ पे स्पीशीज आपकी क्या होनी चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, बराबर। सेम ग्रुप की होगी तो बात अलग है, लेकिन इफ़ दे आर ऑफ पीरियड, इफ़ दे आर ऑफ पीरियड, अगर वो लोग पीरियड के हैं तो ग्रुप में तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकते ना, वैसे भी ग्रुप में चार्ज तो सब पे सेम ही होता है, वो सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल के बेसिस पर ये नीचे तुम्हें क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं, इसको बना के रखोगे। इवन जो अभी तक हमारी लास्ट की 2 क्लासेस गई हैं इंट्रोडक्टरी क्लास, उस इंट्रोडक्टरी क्लास के बेसिस पर भी एक शीट ऑलरेडी मैं ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको अटेम्प्ट करके रखो। ये 8 सवाल कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ क्या क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, नहीं, 1 या 2 क्वेश्चंस मैं और सिखाती हूँ, उसके बाद हम लोगों का फेजांस रूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर कल से हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेट्स से आई हैव गिवन यू NaCl AlCl3 और उसके बाद मैंने दे दिया MgCl2, और मैं अगर तुमसे ये पूछ रही हूँ कि बताओ कि सबसे ज़्यादा किस में होगा कोवैलेंट कैरेक्टर, तो तुम बोलोगे कि अनायन तो सेम है, कैटायन वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे कैटायन है Na पॉजिटिव, यहाँ पे कैटायन है Al3 पॉजिटिव, यहाँ पे कैटायन है Mg2 पॉजिटिव। तो कौन सा वाला कैटायन सबसे बड़ा है ये देखना है क्या, नहीं, ये तीनों के तीनों पीरियड के लोग हैं, और जब हम पीरियड के लोगों के इसमें बातचीत करते हैं तो चार्ज वाला जो फैक्टर होता है, चार्ज वाला फैक्टर आप लोगों के पीरियड में डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, साइज वाला फैक्टर नहीं देखना, ठीक है, वो आप लोगों का मोर डोमिनेटिंग होगा। तो ऐसे में परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, चार्ज ऑन कैटायन के। तो किस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, AlCl3 पर, उसके बाद उससे कम किस में होगा, MgCl2 पर, और उससे कम किस में होगा आप लोगों के NaCl पर। यानी कि बिटवीन NaCl, MgCl2, AlCl3, NaCl इज हाईली आयोनिक और आप लोगों का AlCl3 इज कोवैलेंट, बराबर, सॉरी इज कोवैलेंट, हाँ उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, बल्कि AlF3 आयोनिक होता है, AlCl3 कोवैलेंट होता है। क्यों कोवैलेंट होता है ये देखो, तुम अगर इसका परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर निकालोगे ना, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तब तुम्हें पता चलेगा कि AlCl3 में भले ही एक Al एटम मेटल है, भले ही Cl आपका क्या कहते हैं नॉन मेटल है, बट बहुत ज़्यादा वो कोवैलेंट है, ठीक है, समझ चुके हो। अब एक आखिरी क्वेश्चन, उस आखिरी क्वेश्चन के बाद हम इस टॉपिक को ओवर करते हैं। आखिरी क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बल्कि इस आखिरी क्वेश्चन के अंतर्गत एक टॉपिक लाई करता है, दैट टॉपिक इज नोन एज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डेप्थ फीलिंग ऑफ दिस फैंसी वर्ड, हम लोग उसका क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से इस चीज़ को समझते हैं। आपको 2 स्पीशीज़ दी गई है, एक दिया गया है आप लोगों को, लेट्स इमेजिन HgCl2, ठीक है, आपको एक HgCl2 दिया है, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक तुम लोगों को वहाँ पे HgCl2 दिया है और उसके बाद दूसरा तुम्हें CaCl2 दिया है। तुम अगर बात करने जाओगे तो यहाँ पे Cl आप लोगों का फिक्स है, यानी कि आप लोगों का अनायन फिक्स है, सो नो नीड ऑफ कंपेयरिंग आपका अनायन। तो आप बोलोगे चलो कैटायन कंपेयर करते हैं, Hg2+ और दूसरा आता है Ca2+। अब तुम Hg2+ और Ca2+ को कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों पे चार्ज भी सेम है। अब रही बात साइज़ की,
तो तुम बोलोगे कि नहीं नहीं चलो दोनों का साइज़ अलग है, तो इसके बेसिस पे तुक्का मारने की कोशिश करोगे। तो ऐसा मत करना। जब आप लोगों के पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाए कि आपको एक एलिमेंट डी ब्लॉक का दिख रहा है और दूसरा एलिमेंट अगर आपको एस ब्लॉक का दिख रहा है, तो जस्ट वेट। मैं एक एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस से बातचीत करती हूँ। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये है कि Hg2+ का जो साइज़ होता है ना, वो 116 पिकोमीटर होता है। ठीक है, अगर तुम्हें अंदर से किसी को ये फीलिंग आ रही हो कि फिर तो Ca2+ उससे बहुत 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 छोटा होना चाहिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत 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 ऊपर होता है, तो उसका साइज़ 114 पिकोमीटर है। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि दोनों का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो हमने जो 3 फैक्टर पढ़े थे कि अनायन के ऊपर कंपेयर करो, अनायन तो सेम है, क्या खा कंपैरिजन करें। हमने पढ़ा था कि कैटायन के बेसिस पे कंपेयर करो, कैटायन का साइज भी सेम है, कैटायन का चार्ज भी सेम है, कैसे कंपेयर करोगे। सो नाउ व्हाट टू डू, जब आपका साइज और चार्ज सब सेम आ जाए फिर तो आपको कंपैरिजन करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट लगाना है कि 2 स्पीशीज जिनके बीच में कंपैरिजन करने को दिया है उसमें से एक एस ब्लॉक की होगी और उनमें से एक आप लोगों की डी ब्लॉक की होगी। इसीलिए राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ca2+ नॉट Ca। ठीक है, तो Ca2+ यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18, क्योंकि Ca में 20 होते हैं, तो Ca2+ में 18, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। दिस विल बी योर कॉन्फ़िगरेशन। मुझे सिर्फ आउटर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। आउटर मतलब nth शेल, तो nth शेल कौन है, ये है, तो आपका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है। ओके, राइट डाउन दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Hg2+। तुम Hg2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना आराम से टुकुर टुकुर। ठीक है, इवन मर्क्यूरी का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखते आना चाहिए। मर्क्यूरी कौन से पीरियड में लाइक करती है, उसके हिसाब से 6th पीरियड में लाइक करती है। अच्छा, और तो 6s2 तो होगा ही होगा। साथ ही साथ में मर्क्यूरी आपके जिंक के नीचे आती है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। तो अगर मर्क्यूरी जिंक के नीचे आती है तो जिंक में याद रखना डी इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए होते हैं, तो मर्क्यूरी में भी डी इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए होंगे। तो इससे पहले तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है चैप्टर नंबर 2 के बेसिस पे, उनको ये मेरी बातचीत समझ में आ रही होगी। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि मर्क्यूरी 6 पीरियड की है तो 6s2 होगा। ठीक है, और क्योंकि मर्क्यूरी जिंक के नीचे आती है और 6d नहीं होगा, डी आप लोगों का 5d होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि डी में हम लोग क्या करते हैं, एक कम वाला लेते हैं। इफ़ यू आर इन 4th पीरियड देन टेक 3d, इफ़ यू आर इन 5th पीरियड देन टेक 4d, तो यहाँ पे आएगा 5d। और क्योंकि वो मर्क्यूरी आपके जिंक के नीचे है तो डी इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हैं विथ नो एक्सेप्शन। बट यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉट मर्क्यूरी, यू हैव टू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक मिनट Hg2+। तो Hg2+ में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इससे निकालूँ कि इससे निकालूँ। अगेन चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन निकालने की जब बारी आती है तो पहले S से निकालेंगे। सो व्हेन आई विल रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S, ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में 6s0 आ जाएगा, 5d 10 आ जाएगा। नो नीड ऑफ राइटिंग दिस जीरो पार्ट। तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ कि मर्क्यूरी के कॉन्फ़िगरेशन में एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है और साथ ही साथ में उसमें 5d 10 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो दिस कॉम्बिनेशन यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्ट अगर आपके पास कोई एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आप लोगों के पास d10 भी है, तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि बेसिकली सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये तुम्हें पता चल जाना चाहिए। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन प्लस व्हाट आप लोगों का D10 कॉन्फ़िगरेशन इज़ नोन एज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और अगर तुम इसके बारे में देखो तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, और 18 इलेक्ट्रॉन किस चीज़ को रिजेंबल करता है, 2 मिनट इसको पावर में लगाने दो, नहीं तो बीच क्लास में ये ढाई बोल जाएगा। 2 मिनट अगर ऐसा हो गया तो समझ जाना कि आप लोग इसका बैटरी उड़ चुकी है। एंड दूसरी चीज़, फिर हम लोग बचा हुआ टॉपिक कल कंटिन्यू करेंगे जब हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उस छुटके से के लिए अलग से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। देखते हैं चार्ज हो रहा है क्या हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है वो निकल जाएगी, बैटरी हो जाएगी ख़त्म। तो देखो, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अब जब इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 18 इलेक्ट्रॉन बचे। 18 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, आर्गन का होता है। और जिन्होंने भी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है उन्हें पता होगा
कि जब आपका एस भी भरा हो और आपका पी भी भरा हो तो इसको हम लोग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो आप जिन दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो उसमें से एक के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और एक के पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सो अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल, जिस कैटायन के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके पास ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, यानी कि परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। डाउट आ रहा होगा कि क्यों सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये भी मैं बताती हूँ, बट फिलहाल इस पॉइंट को लिख लो। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन में जहां हमने ऊपर ये 4 पॉइंट्स लिखे थे, उन 4 पॉइंट्स में एक ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर लेना कि स्पीशीज हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, किन किन लोगों के पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस किस के पास, ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा नोट बना के लिख लो। इनके अलावा और किसी के पास नहीं होता है। कॉपर प्लस, एजी प्लस, एयू प्लस इनके पास, ठीक है, जिंक 2+, ठीक है, और कैडमियम 2+ और मर्क्यूरी 2+। वाई D6? क्योंकि जिंक में से जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कहाँ से जाते हैं, एस से जाते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन जाने के बाद D10 कॉन्फ़िगरेशन बचता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या करता है, एक्सेप्शन शो करते हैं, मतलब कायदे से कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 4s2 3d9, बट होता क्या है 4s1 3d10। तो अगर आपको एक सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना कॉपर में, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए, सिर्फ एक। क्यों एक, क्योंकि 4s में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जिंक से क्यों 2, क्योंकि जिंक के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकलने के बाद ही तो D10 बचेगा ना। तो यही वो 6 लोग हैं जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो कब सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लगाना है, जब लगाना है जब आप लोगों के पास क्या हो, एक S ब्लॉक का एलिमेंट हो और एक D ब्लॉक। हाँ, अब मुझे पता है तुम में से एक का डाउट आएगा कि मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे 2 स्पीशीज़ दे दी गई हैं जिन दोनों स्पीशीज़ में आप लोगों के पास दोनों के पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसे में कुछ नहीं करोगे, इस टाइप के फालतू सवाल वो लोग फ्रेम नहीं करते। फिर ऐसे में आप लोगों के पास एक ही चॉइस रह जाएगी, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ दैट लम सम फॉर्मूला आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अभी एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ये कि हमारे पास 3 लोग हैं, एक है ZnCl2, एक है CdCl2 और एक है HgCl2। ठीक है, तीनों पता है हम लोगों को। अभी कोई बोलेगा देखो देखो मैंने अभी तो आपको कहा था, तो सुनो, ऐसे में कभी कंपैरिजन करने को नहीं बोला जाएगा, ऐसे में कर सकते हो। ओके, तो देखो, जब आपके पास जिंक कैडमियम Hg का कॉम्बिनेशन आता है तो आप तुरंत बताते हो कि जिंक के ऊपर 2+ है, कैडमियम के ऊपर 2+ है और आप H के ऊपर Hg 2+ है। आपको अभी फिलहाल सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें साइज़ का डेटा दे दिया, साइज़ का डेटा मैंने आपको दे दिया। साइज़ इसकी है 0.6 एंगस्ट्रॉम, इसकी साइज़ है 0.78 एंगस्ट्रॉम और बाजू वाले की साइज़ है 0.96 एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि इसको आप अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल आप इसको परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे आप अरेंज करो। तो फेजान्स रूल ये कहता है कि जितना बड़ा साइज होगा परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो फेजान्स रूल के हिसाब से परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होना चाहिए, जिंक क्लोराइड में, और मिनिमम किस में होना चाहिए, मर्क्यूरी वाले में। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आप लोगों का ये आंसर इसका जस्ट उल्टा आता है, ये होता है। तो ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, किस चीज़ का, आप लोगों के फेजान्स रूल के एक्सेप्शन का। तो याद रखना, जब भी जिंक कैडमियम मर्क्यूरी का क्वेश्चन आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा क्लोराइड के फॉर्म में आएगा, सल्फाइड के फॉर्म में भी आ सकता है ना, कोई भी अनायन दिया जा सकता है। तो कोई भी अनायन दे, उसे कभी भी फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर लिया है तो उसको, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कर लिया फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर उसके जस्ट रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो अकॉर्डिंग टू साइज़ और उसके बाद ऑर्डर रिवर्स कर दो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग रीज़न पे। ठीक है, इस चीज़ के रीज़न पे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्यों परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के। मतलब क्यों किसी स्पीशीज़ के पास अगर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसके अंदर ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर चला जाता है।
So if I have a calcium, if I have a mercury, calcium contains s electrons and p electrons, right? You can write their configuration. Mercury contains आप लोगों का s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन, f इलेक्ट्रॉन. As we know, the shielding effect of d electron and f electron is very 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 poor. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट डी और एफ इलेक्ट्रॉन का वेरी पुअर है. अगर क्योंकि उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो जिसकी वजह से देयरफॉर जो आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा विल एक्सपीरियंस, उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा होगा, लार्ज क्या, जेड इफेक्टिव. ऑब्वियसली अगर शील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है मतलब फोर्स पहुंच रहा है आखिरी तक, और अगर उसको ज़्यादा जेड इफेक्टिव फील हो रहा है तो देयरफॉर वो रिटर्न में जो उसके बाजू का अनायन होगा उस पर भी तो अच्छा खासा फोर्स जा रहा होगा. बस खत्म. तो जब अनायन पे अच्छा खासा फोर्स जाता है तो तुम तो जानते हो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है. क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ गया. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे बढ़ा, ऑन अनायन बढ़ा. और जब कभी भी अनायन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो अनायन शिफ्ट हो जाता है और अनायन की शिफ्टिंग की वजह से ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाता है. ठीक है, बस खत्म हो गया हम लोगों का टॉपिक. ठीक है, थैंक गॉड डिस्चार्ज नहीं हुआ ये. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का फजान्स रूल खत्म होता है और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें अब बताने लायक. नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा आप लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ फजान्स रूल. ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी. और उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक ख़त्म करके हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सॉल्युबिलिटी किस पे, ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है, वो एक अच्छा खासा टॉपिक है, उस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इसमें से स्पैरिंगली सोल्यूबल कौन है, ये वो लगे तो हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी एक बार पढ़ेंगे बट इसमें भी पढ़ेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा मेटल एंड मेटालिक बॉन्ड, जो हमको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेना है उसका. ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग कूद जाएंगे हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में. ठीक है, कल किस में कूद जाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में. क्यों, कल संडे है तो यूजुअली छुट्टी रहती है बट मेरी तरफ से कल छुट्टी नहीं रहेगी बिकॉज मैंने बीच में 2 दिन ऑफ ऑलरेडी ले लिया था इस वजह से. तो कल एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, इसका एक अच्छा खासा लंबा संबा सा अच्छा एक वीडियो रहेगा और मैं कोशिश करूँगी कि मेटालिक बॉन्ड वाला जो एक छोटा सा प्रवचन वीडियो है वो भी डाल ही दूँ ताकि मेरे वो 2 दिन कवर अप हो जाए. ठीक है, तो इस चीज़ को हम ओवर करते हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अटेम्प्ट करो. कल जब हम एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल स्टार्ट करेंगे तब ये वाली चीज़ें बताऊंगी. एंड श्रेयन, अभी जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे दिख रहा था कि तुम स्काइप पे मैसेजेस कर रहे हो, जिसमें से एक डाउट तुम्हारा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड श्रेयन हम जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे ना मैं तब बताऊंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट का ही एक पार्ट है और कोऑर्डिनेट के बारे में अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर वो 12th स्टैंडर्ड है. ठीक है, चलो.